ठीक है, तो अभी बॉबिन प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग। इसमें क्या है कि एक बॉबिन है। बॉबिन क्या होता है ना कि जो टेलर लोग यूज़ करते हैं, इसमें धागा बंधा होता है, वो सिलाई मशीन में लगाते हैं, वो घूमता रहता है और धागा निकलता रहता है। तो एक धागे से एक अंदर का छोटा सिलेंडर होता है, उसके साइड में ऐसे दो वो लगे होते हैं, प्लेट्स लगी होती हैं। तो ये जो सिलेंडर है ना, इसका इसकी जो प्लेट्स है, इसका रेडियस और जो टोटल उस प्लेट का रेडियस है वो 6 है। और एक उस पर एक ऑब्जेक्ट लटका हुआ है धागे से 4.5 kg का, और इंक्लाइन पे रखा हुआ है। तो एक्चुअल में ऐसा दिखता है, लेकिन इसका साइड व्यू ऐसा होता है। तो अंदर वाले उस पर लटका हुआ है इस तरीके से 4.5 kg का, और थीटा एंगल पे है, और ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि थीटा क्या होगा। ठीक है, तो इसको बॉबिन प्रॉब्लम बोलते हैं। ठीक है, काफ़ी फेमस प्रॉब्लम है। अब देखो, हम एनएलएम का यूज़ करते हैं, थोड़ा फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेते हैं। तो एक तो नॉर्मल फोर्स मैंने लगा दिया। अच्छा, नॉर्मल फोर्स कहाँ लग रहा होगा, इसको इमेजिन करो आप। यहाँ लग रहा होगा नॉर्मल फोर्स। एक तो इस पर लग रहा होगा ऊपर की तरफ, और एक इस पर लग रहा होगा ऊपर की तरफ। तो मैंने यहाँ एक ही दिखाया है, पर दो जगह नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। तो एक तो नॉर्मल दिखा दिया मैंने। ठीक है, इसको हटाते हैं। तो ये एक नॉर्मल फोर्स है जो यहाँ से जा रहा है। दूसरा, ये लटका हुआ है इस पर, इस धागे से। तो अब ये तो इसके कांटेक्ट में नहीं है, धागा कांटेक्ट पे, तो धागे में टेंशन कितना होगा, तो टेंशन इसके वेट के बराबर ही होगा, क्योंकि ये भी इक्विलिब्रियम में है। टेंशन आएगा अपना 45 न्यूटन। ठीक है, तो दो फोर्स हमने रिजॉल्व कर लिए। तीसरा फोर्स होगा हमारा ये mg, जो इसका वेट दे रखा है, 3 kg मास दे रखा है बॉबिन का। तो ये 3g मैंने फोर्स नीचे लगा दिया डाउनवर्ड। चौथा फोर्स आएगा फ्रिक्शन का। ठीक है, अब या तो अब द इंक्लाइन आएगा, ऊपर की तरफ आएगा या नीचे की तरफ आएगा, वो कहाँ आएगा ये हम सोचते हैं कि भाई उसका भी रीज़न होना चाहिए ना, कि ऊपर क्यों लगेगा नीचे क्यों लगेगा, उसका प्रॉपर रीज़न होना चाहिए। जैसे कि सर्कुलर मोशन में होता है, जब हम इंक्लाइन पे पढ़ते हैं ना, इंक्लाइन के बारे में पढ़ते हैं जब, तो वैसे ही यहाँ पर भी हम लॉजिक लगाएंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले रोटेशनल इक्विलिब्रियम कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें टॉर्क को बैलेंस करना होगा। अब टॉर्क हम बैलेंस कर रहे हैं किसके अबाउट, इस लाइन के अबाउट बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इस लाइन से सोचो आप कि टॉर्क बैलेंस करना है, तो टॉर्क कौन कौन दे सकता है। एम जी दे नहीं सकता, क्योंकि एम जी तो इस लाइन से ही पास करेगा, तो उसका डिस्टेंस 0 होगा, है ना, सेंटर से पास करेगा एम जी तो बॉबिन के लिए। नॉर्मल नहीं दे सकता। नॉर्मल क्यों नहीं दे सकता, देखो अब यहाँ प्रॉब्लम आएगी। इसलिए मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल दो जगह लग रहा है, एक यहाँ लग रहा है और एक यहाँ लग रहा है। तो दोनों नॉर्मल अपना अपना टॉर्क देंगे, लेकिन एक दूसरे को क्या कर देंगे, वो कैंसिल आउट कर देंगे। एक घुमाएगा इस तरफ, दूसरा घुमाएगा इस तरफ, तो नॉर्मल का टॉर्क भी 0 हो जाएगा। तो टॉर्क जो आएगा वो आएगा सिर्फ फ्रिक्शन का और इस टेंशन का। अब देखो, टेंशन जो है वो अगर हम देखें, तो टेंशन की लाइन ऑफ एक्शन इधर जा रही है ऐसे, तो यहाँ सेंटर से देखेंगे तो इस तरफ। तो टेंशन क्या कर रहा है, इसको इधर घुमाने की कोशिश कर रहा है, इधर रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, हम देखें तो। ठीक है, लेकिन अब हम, क्योंकि रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, तो हम चाहते हैं कि वो इधर ना घूमे, तो हम फ्रिक्शन ऐसे लगेगा कि फ्रिक्शन ऐसे घुमाए। तो फ्रिक्शन को कहाँ एक्ट करना पड़ेगा, इस तरफ एक्ट करना पड़ेगा। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन यहाँ से डिफाइन हो गया कि अब ऊपर की तरफ लग रहा है फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहाँ से हमने टॉर्क बैलेंस की इक्वेशन बनाई, F×6 किया, क्योंकि जो फ्रिक्शन लग रहा है वो यहाँ लग रहा है, और यहाँ अगर लगेगा फ्रिक्शन अंदर की तरफ ऐसे, तो ये डिस्टेंस यहाँ से सेंटर से कितना है 6, क्योंकि इसका रेडियस कितना है 6। तो यहाँ से ये डिस्टेंस जो जा रहा है ये 6 है। तो F×6 इज इक्वल्स टू, अभी जो टेंशन लग रहा है ये तो यहाँ लग रहा है, तो इसका इस एक्सिस से कितना डिस्टेंस है अंदर वाली से, तो ये डिस्टेंस आपका कितना है, ये है 5। तो यहाँ से फ्रिक्शन की वैल्यू जो आपकी आती है वो आती है 45/5/6। अब हम फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। फोर्स को बैलेंस करेंगे, एक तो पैरेलल टू द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, तो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन में एक फोर्स है अपना नॉर्मल, दूसरा फोर्स है 3g, मतलब ये वेट का कंपोनेंट इसका। तो अगर ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा हमारा, थीटा होगा। तो 3g cos थीटा प्लस 45 cos थीटा, वेट का कंपोनेंट इधर, और ये जो टेंशन लग रहा है, टेंशन जो इधर लग रहा है, ये इसका भी कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। तो ये थीटा, ये 90 - थीटा, तो ये भी थीटा, तो इसका भी ये कंपोनेंट आ गया। अब फ्रिक्शन की बात करते हैं अलोंग द इंक्लाइन। तो फ्रिक्शन लग रहा है ऊपर की तरफ, और 3g sin थीटा आएगा नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ आएगा,
प्लस 45 साइन थीटा, इस जो टेंशन लग रहा है इस पर टेंशन वाला फोर्स, इसका कंपोनेंट इधर आएगा, तो ये 45 साइन थीटा। यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू क्या आती है, इसको हटाते हैं, नॉर्मल की वैल्यू आएगी आपकी 75 कॉस थीटा और इसकी वैल्यू आएगी साइन थीटा। अब यहाँ से फ्रिक्शन की वैल्यू ये हमने उठाई यहाँ से और यहाँ पुट कर दी, तो ये वैल्यू इसके बराबर है। तो यहाँ से जो वैल्यू आई साइन थीटा की, साइन थीटा आएगा यहाँ, साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1/2, यानी कि थीटा हमारा कितना आ गया 30 डिग्री। ये बॉबिन प्रॉब्लम है ना। तो यहाँ दो तीन चीज़ें हैं, एक तो ये नॉर्मल, इसमें मेन कन्फ्यूजन होता है कि नॉर्मल टॉर्क क्यों नहीं दे रहा है ना। तो बहुत बार तो हमें नहीं दिखाई देता, हमें लगता है कि इस तरह का डायग्राम हम बनाते हैं तो कि वो सेंटर से जा रहा है, लेकिन एक्चुअल रीज़न ये है कि दो जगह लगेगा नॉर्मल, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे।